देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पेज नंबर है आपका है 81। 81 में जो ब्लू लाइन में लिखी हुई है ना हेडिंग, उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it acts along the line joining the center of mass of the two bodies। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है आपको पता ही होगी, ठीक है। एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास, जिस चीज के मास के ऊपर ये ग्रेविटी लग रही है उसके सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उस लाइन के ऊपर ही लगती है मास ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा टेढ़े झुक जाएं पीछे या की ओर तो क्या होता है, गिर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मास की बिल्कुल सीधी लाइन में ना लग पाती। ठीक है, तो बोलिए। हाँ मैं आपको बताऊंगा, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, उसमें क्या होता है कि वो उतना बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान जिसने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की है तो उसके गिरने का ज्यादा खतरा होता है। इसमें और क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये तो होना है, प्रॉब्लम आ जाती है, करते हैं एक। वन न्यूटन के कोई भी लॉ में नहीं बताने वाला यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग को पहले बता रखा है सब कुछ। देखिए, केपलर चचा के बारे में कल आप लोग से बात हुई थी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये मैंने आप लोग को बताया था, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जोहान केपलर was a 16th century astronomer who established three laws which govern the motion of planet। प्लेनेट का जो मोशन है इससे रिलेटेड तीन तरह के लॉ जोहान केपलर ने दिए थे। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? अब वो तीन तरह के लॉ क्या थे और उसी के कारण सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है, बुक चाहिए होगी, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है। केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट दैट the planet move in elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। ठीक है, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ओवल ऑर्बिट में, सर्कुलर नहीं होता, ओवल अंडाकार होता है, उसे मूव करते हैं। और यहां पर इस कारण से सन का दो फोकस होता है, उस ऑर्बिट में फोकस जो होता है वो दो होता है। ठीक है, एक तो फोकस होगा सन के अंदर
जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आप जो वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा। ओके, और एक होगा जस्ट उसके सामने लेकिन ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे आप आगे जाओगे, एक तो ये चीज होगी, दूसरा चीज क्या, केपलर सेकेंड लॉ स्टेट दैट ईच प्लेनेट, जितने भी प्लेनेटरी ग्रह होते हैं, revolve around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, कहा जा रहा है इन सच अ वे, वो इस तरह से इस रास्ते को फॉलो करते हैं, दैट की द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, कि जो प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली जो लाइन होगी, जहां प्लैनेट है और जहां सन है, उनको अगर आप जोड़ रहे हैं उस लाइन से, ठीक है, स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम, बराबर समय में उनके बीच लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर बराबर। ठीक है, अब ये देखिए कैसे, we know that a planet move around the sun is elliptical orbit with the sun at one of its focus. Now since the line joining the planet and the sun sweeps over equal areas in equal interval time, it means that a planet move faster when it is closer to the sun। अब देखिएगा, अगर ओवल शेप में है ऑर्बिट, सन का जो ऑर्बिट है माने प्लेनेट का अगर ओवल शेप में है, तो उस ओवल शेप में ऑर्बिट शेप वाले ऑर्बिट में जब भी प्लेनेट सन के ज्यादा नजदीक होकर के रिवॉल्व करेगा तो तेजी में रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्विंग की जो स्पीड है या चक्कर लगाने की जो स्पीड है ज्यादा तेज हो जाएगी। भैया तुम क्यों बैठ गए, करो ना काम। चलो ठीक है, सुनो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही है, इसका इंटरेस्ट है और ये ऐसे आदमी से टकराएगा जिसमें इसको मजे ही मजे मिलने वाले। अच्छा, पबजी में ज्यादा मजा है इसमें ज्यादा है, सच बोलिए। विच टाइप ऑफ गेम? फ्री फायर में ज्यादा मजा है, इसमें ज्यादा मजा है? फ्री फायर में है ना, पता है ना, क्यों अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने वाले कर जाते हैं, अपने मुझसे थोड़ी करनी पड़ती। ये कॉपी पेस्ट वाला काम का पढ़ाई का काम भाई। हाँ बस ये कॉपी पेस्ट अच्छे तरह से करवाया जा रहा है, बस ये है फायदा। हमें तो ऐसा ही लगता है, देयर इज नो एनी इनोवेशन एंड क्रिएशन। कोई इनोवेशन काम थोड़ी होगा, इनोवेटिव काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्यों साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो इनोवेटिव। बेटा प्रैक्टिकल कराना मेरे पास नहीं है ना, उतना इक्विपमेंट चाहे वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम कराते हैं वो प्रैक्टिकल से कम नहीं है। आप लोग स्कूल में करिए प्रैक्टिकल, खर्चा किसने करवाया गया है? आप लोग फिर से समझाइए कि आप लोग की दुविधा है, मतलब स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कराया गया है। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में प्रैक्टिकल कोई नहीं करवाया नहीं मास्टर हम लोग को स्कूल में। कोशिश कर रही है ना, बहुत अच्छी मैडम, उनकी फोटो लगाइएगा, माला मत चढ़ाइएगा। चलिए ठीक है, देखिए मैं हर उस टीचर की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं ना मन से, जो पढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी इच्छा है कि हाँ हम पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं। कोशिश करने के बाद तो बेटे कुछ ना कुछ सफलता तो मिलेगी ही ना। अब क्या, अब इसमें किसकी पढ़ाई थी, आई डोंट नो। अपनी पढ़ाई नहीं करते, कहाँ की है मैंने अपनी पढ़ाई की? नहीं ऐसी कुछ नहीं, मिर्ची की बात है। चलिए ठीक है, मैं पढ़ाऊं या मिर्ची खाऊं? मिर्ची आज घर से ज्यादा खा के। देखिएगा, तो सेकेंड लॉ ये कहता है, केपलर का जो फर्स्ट लॉ ये कह रहा था, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं रिकैप करा दूं कि जो प्लेनेट है
वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। दूसरा कि जो भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, जब वो सन के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो रिवॉल्विंग की स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मून का एग्जांपल पता ही है। मून अर्थ का चारों तरफ 27 से 27.5 दिनों में एक बार चक्कर लगाता है, जबकि जो नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो एक दिन में या कुछ घंटों में ही उसका काम कर जाता है। समझ, नजदीक निवास के हिसाब से नहीं होता, यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है। जितना ज्यादा कोई भी चीज नजदीक होगा उस पर ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। दो चीज हो गई। तीसरा इसका रोल दिखेगा, लॉ केपलर थर्ड्स लॉ स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun। ठीक है, कहने का मतलब है जो डिस्टेंस है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से उस प्लेनेट के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है अगर उसका क्यूब करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो टाइम का अगर स्क्वायर करेंगे और उसका जो क्यूब करेंगे तो दोनों का प्रोपोर्शन बिल्कुल सही सही रहेगा। अब देखो इसको मैं और अच्छी तरह समझाऊं कि द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट या ग्रह का जो मोशन होता है मतलब जो उसमें मूवमेंट होती है, is the gravitational force which the sun exert on them। बिल्कुल क्लियर है। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी फोर्स के कारण ही अर्थ या किसी भी प्लेनेट में मोशन होता है। अर्थ का अपना कुछ भी इसमें नहीं होता। अब देखो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हाउ डिड न्यूटन, अब कुछ सूरदास ठीक हो, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल। अभी जो मैंने रूल बताया जो केपलर का, जोहान केपलर का थर्ड लॉ था कि डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। किसके स्क्वायर के बराबर होगा? टाइम के, स्क्वायर ऑफ टाइम। एक प्लेनेट, मैं बता रहा हूं, एक प्लेनेट किसी भी माने जो सन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने में जो टाइम लगाएगी तो उस टाइम का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उसके डिस्टेंस का क्यूब कर दो, वो दोनों प्रोपोर्शनल हो। जितना ज्यादा क्यूब बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा टाइम का स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा। मतलब इसका क्या एसेंस देखिएगा, जितनी ज्यादा प्लैनेट की दूरी या डिस्टेंस उस सन से दूर होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, टाइम, रिवॉल्विंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। मतलब चक्कर लगाने में वो टाइम ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मरकरी केवल 88 डेज में पूरे के पूरे सन का एक रिवॉल्व कर लेती है, रेवोल्यूशन कर लेती है। लेकिन अब यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो भैया सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं उनको पूरा चक्कर लगाने। क्लियर है? हाँ, तो वही बात है ना, ऑर्बिट तो बनेगा ही बड़ा, और साथ ही साथ स्पीड भी कम हो जाती है। हाँ याद रखिएगा, बिल्कुल ग्रेविटी कम होगी, स्पीड भी कम होगी, और डिस्टेंस से तो ऑर्बिट बड़ा हो ही जाएगा, बड़ा एरिया का कवर करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी कि नहीं भैया मेरे को शॉर्टकट दीजिए, मैं मरकरी वाले में आना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मरकरी मारेगा चमाटा, वहीं पे गिर जाएंगे। हाँ नेपच्यून भी मार देगा, इस रास्ते में बहुत सारे उसको गैंगस्टर मिलेंगे। चलिए ठीक है, हाँ जुपिटर। हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल, जो ये रूल अभी मैंने आपको बताया ऊपर थर्ड, केपलर के थर्ड लॉ में, न्यूटन ने इसको कैसे गेस किया? न्यूटन में तो चोर था। देखिए द स्टेटमेंट, देख आपने कम पढ़ी है ना, हमसे आपसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा इसीलिए बताया, लेकिन अभी नहीं बताना कि मोटा है। The statement made by Newton in his universal law of gravitation that the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them।
जोहान केपलर के थर्ड लॉ के आधार पर ही, उस लॉ को पढ़ के ही न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। जोहान केपलर ने बोला है, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो रिवॉल्यूशन का टाइम भी बढ़ जाएगा। और इन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देयर विल बी लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता चला जाएगा। न्यूटन ने कहा डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, और जोहान केपलर ने क्या कहा कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिवॉल्यूशन का टाइम बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, उनको केवल जोहान केपलर चचा को इससे मतलब था कि हम लोग प्लेनेट को घुमा दें, वो थ्योरी देनी थी, और इसको वो चीज तो पहले हो चुका था, तो न्यूटन चचा क्या करते, इनको भी प्राइज चाहिए था, इन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। बात समझ में आ रही है आपको? उसी बेस पे इनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जोहान जी बोलिए। बिल्कुल, जोहान केपलर पहले आए थे ना। जोहान केपलर ने बोला कि अगर किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस उसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण सन से ज्यादा हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है, तो उसका जो टाइम ऑफ रिवॉल्विंग है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा लेट से रिवॉल्व करे, स्पीड रिवॉल्व करने की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और न्यूटन चचा ये बोल रहे हैं कि आपको जानते हैं, मैं जब तक मेरा माइंड सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ना कि मैंने सबको समझा दिया, तब तक मैं बार बार बोलता रहता हूँ। पाप तो नहीं है कोई, ये गलत है ये, कोई दिक्कत? ज्यादा अच्छे से पढ़ाना भी पाप है आज के दिन। जो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको नहीं लग रहा ना कि आपके दिमाग में पूरे चीज लॉक हो गया, एक दो बार और लॉक हो जाए तो दिक्कत है क्या? आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। हो सकता है कि यहाँ पर सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है इस बैच में समझ में आ जाए, एक साल बाद जो बच्चे आए वो थोड़े ज्यादा ज्ञान नहीं हो, उनको समझ में ना आए। The statement made by Newton in his universal law of gravitation that the force between two bodies is universally proportional of the square of distance between them. आप समझे क्या मतलब है इसका? बोलिए, जो मैंने बोला समझे तो बोल दिया, आप तो समझ गए थे ना, फिर से क्यों बुलवा रहे? बोलिए। न्यूटन कहते हैं in his universal law of gravitation that the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them. पता है आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जब तक इस चीज को एक्सप्लेन बार बार नहीं करूंगा ना, इट्स अ डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारा माइंड कैच नहीं करता, वो एक्सप्लेनेशन को कैच करता है। समझ रहे हैं ना? आप एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे, और याद रखिएगा हम पढ़ने के समय एक्सप्लेन खुद से नहीं कर पाते, इसलिए टीचर की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब आप देख रहे हैं तो आपका केवल एक जगह फोकस है, एक सेंस आपका लगता है, लेकिन जब आप सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं तो हमारे कान जाता है। आपको पता है जब न्यूज सुनते हैं ना हम, तो ज्यादा अच्छी तरह से कैच करते हैं, इवन जब न्यूज देख रहे हैं। इट्स अ साइंस। हमारा जो ये कान है ना, आईज से, अब आईज का और सब चीज का है ना, कोऑर्डिनेशन बनने में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे हियरिंग कैपेसिटी होती है ना, जो लोग अंधे होते हैं ना, सॉरी जो देख नहीं पाते, ब्लाइंड लोग होते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल भाई साहब आप सोच नहीं सकते। जो सुन लेंगे ना, कंप्यूटर जी लॉक कर लेते हैं उनका, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन। जी थैंक यू। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, न्यूटन चचा ने बोला कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ और सन को मान लेते हैं, दो बॉडी है, उनके बीच में जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा अनुपाती, उल्टा है। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स कम होने लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स,
डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ता है। ठीक है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट। डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, Newton got the idea of the inverse square rule for gravitational force between two bodies by applying Kepler's third law. हेलो हेलो, नमस्ते। खेलने का टाइम है, खेत में गड़ जाइए जाके। देखिएगा आप लोग, न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ द, वही बात है, इनवर्स स्क्वायर रूल जो था, ठीक है ना, न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ से वो आइडिया मिल गया और उन्होंने उसको लिया और चिपका दिया अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। क्लियर है, आगे बढ़ो। केपलर से चाप पानी मर चुके थे ना, अरे आ करके गुद्दी चमका देते हैं, कॉपीराइट। देखिएगा, thus the gravitational force between sun, ध्यान दीजिएगा पूरा, thus the gravitational force between the sun and planet is inversely proportional. Inversely proportional समझ रहे हैं ना, उल्टा, to the square of distance between them. जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना ही कम ग्रेविटेशन लगेगा, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होने लगेगी ड्यू टू इलिप्टिकल वे और इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब ओवल ऑर्बिट है, तो एक बार जरूर ऐसा होगा या कभी ऐसा जरूर होगा कि वो प्लेनेट अर्थ ही नहीं, कोई भी प्लेनेट सन के ज्यादा नजदीक होगी और कभी कभी सन से बहुत ज्यादा दूरी पे होगी। तो जब सन के नजदीक होगी तो ज्यादा तेज रिवॉल्व करेगी और दूर हो जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, हमने मोशन में न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े हैं। ठीक है, तुम तीनों लॉ बताओ क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सप्लेन करो। पहले फर्स्ट बताओ, तुम बताओ, तुमसे नहीं। ठीक है, सेकंड, तुम बताओ सेकंड। स्पोर्ट्स भी तो जरूरी है ना बेटे, पता है ये चीजें क्यों नहीं याद रहती, मैं पता है कुछ बच्चों को याद भी है अगर टच में है तो पढ़ाई के। हम लोग है ना अपने आप को, मतलब ये आप लोग को भाषण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे मास्टर पढ़ा रहा है, यू नो एक्सप्लेन, मतलब क्या साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताएं हम लोग वो साइंस में जीते नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद और पेपर देने के बीच में कभी सोचते नहीं साइंस के बारे में, है ना। और दिक्कत आप लोगों में भी नहीं है, आप लोगों को इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि आपके ब्रेन को है ना, मतलब सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। सोच ही नहीं सकते आप, 10 पेपर है, वर्कशीट बनाते जाइए, इतना वजन डाल लेते हैं। चलिए ठीक है, गोली मारिए सेकेंड और थर्ड लॉ को। यहां देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज that if an object exert a force on another object, ठीक है, then the second object exert an equal and opposite force on the first object. Third law of motion है एक्शन और रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज आप पर फोर्स लगाती है तो आप भी उस पर उतना ही बराबर फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर कोई चीज आपको पीछे धकेल रही है तो आप सामने की ओर, आगे की ओर फोर्स लगाओ। समझ रहे? नहीं तो मान लीजिए कि कोई आदमी आपको धकेल रहा है और आपको नहीं 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 मेरे भैया मुझे गिराना चाहते, मैं भी उन्हीं की तरफ जाऊंगा, पीछे फोर्स लगाएंगे तो क्या गिर जाएंगे ना। आप कब खड़े रहेंगे, जब आप उनके अपोजिट लगाएंगे। आप धरती पृथ्वी पे इसलिए खड़े हो
क्योंकि पृथ्वी को अपनी ऊपर की ओर खींच रहे हो, पृथ्वी को दबा नहीं रहे हो। पृथ्वी को अगर दबाओगे तो कहां जाओगे, पृथ्वी में ये अपने पास लेके जाए। The Newton's third law of motion also holds good for the force of gravitation. ठीक है? This means that when Earth exerts a force of attraction, वही मैं कर रहा हूं, अगर अर्थ आपको अपनी अट्रैक्शन मतलब खींचना, अट्रैक्शन मतलब नॉट अ पुश फोर्स, इट अ पुल फोर्स। अट्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज को खींचना होता है। तो जब अर्थ आपको आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, मतलब अपनी ओर पुल करती है, खींचती है, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, then the object also exert an equal force on the earth in the opposite direction. अर्थ नीचे की ओर खींचेगी, आप अर्थ को ऊपर की ओर। अब नीचे उसका उल्टा क्या होगा, नीचे का उल्टा क्या होता है भाई अमन, ऊपर, तो आप अर्थ को ऊपर की ओर खींचोगे। नीचे ऊपर के चक्कर में आप खड़े हो जाओ। समझ गए यार? ये तो 8 का भी पूरा साइंस सुन के जाता है, 9th का भी सुन के जाता है, अगर 10वीं क्लास में बैठा दो तो भाई तो ये कमाल ही हो जाए इसे। हाँ बोलिए, आप कुछ कर रहे हैं? जो ये सुन रहा है आपको लगता है कि इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं, और इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि दिमाग से निकल जाएगा, रहेगा ना, नॉलेज तो होगा ही। ठीक है, ये क्यों बहनें ऐसी होती हैं? अमरी वाली भी है ना, अपने समोसे का है ना, मसाला खा देती, छिलका ही देती थी। इफ द स्टोन ऑल्सो, वही बात है, आगे चलते हैं। देख, अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है कि हम जब अर्थ को अपने ऊपर की ओर खींचते हैं तो वो दिखता क्यों नहीं, ये तो आप लोग को पता है, सर फालतू बात नहीं करेंगे, बहुत बता रखा है। अब देखिएगा, एक 2-3 चीज आपको बताएं इसमें। फ्री फॉल अगला कॉन्सेप्ट है। फ्री फॉल मतलब कि जब कोई चीज फ्री भी ना तो फॉल ही हो जाएगी, सिंपल सा, जैसा शब्द वैसा अर्थ। जब तक किसी चीज को आपने फ्री नहीं किया है तब तक वो लटकी रहेगी, है ना बेटे? जैसे मान लो कि कोई कांच का बर्तन ऐसे उठाइए, फ्री कर दीजिए, उसके बाद देखिए मम्मी आपको कैसे फ्री करती है, घर से ही फ्री कर देगी। अगर थोड़े बड़े हो गए, 2-3 दिन के लिए फ्री, जा बुआ के पास से हो, आ जा, पी लिया, ले आ, तो वहीं से जाके लेके मत तो लेके आ। The falling of a body or object from a height towards the earth under the gravitational force of earth is called free। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको फ्री फॉल कर। आगे देखिए, अब आप ट्राई करके छत पे मत चढ़ जाइए। मान लीजिए कुछ चीज मानना भी होता है, कुछ चीज को प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ईंट फेंक दीजिएगा लेकिन ताऊ के सर पे नहीं। देखिए, आवर अर्थ attract all the bodies which are near its surface, so that when a body is dropped from the roof of a house and fall down of the, हर वो चीज जो अर्थ के नजदीक हो, नियरर हो, ध्यान से सुनिए, नियरर मतलब ये नहीं कि अब चांद को खींच लेगी, ठीक है? नियरर जो अर्थ के नजदीक है वो उसको अपनी ओर खींचती है। इसीलिए छत पर से कोई भी सामान फेंकेंगे, देखिएगा नीचे कोई ना हो तो नीचे ही आएगी, ठीक है? Earlier it was thought that the lighter object, ये पहले माना जाता था जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हल्की चीजें हैं, fall slowly and the heavier object fall more rapidly when dropped from the same height and at the same time, because when a feather and metal coin are dropped simultaneously from a roof,
The metal coin reaches the ground first and the feather take more time to reach the ground. पहले ये माना जाता था कि ग्रेविटी हल्की चीजों पे कम लगती है और भारी चीजों पे ज्यादा लगती है, इसीलिए जब 20 रुपए का सिक्का नीचे फेंकते हैं तो जल्दी आ जाता है, और पंख अगर चिड़िया का फेंकेंगे तो लेट से आता है। जी, ये माना जाता था। इट्स नॉट अ फैक्ट, इट विल हैपन बट देयर विल बी सो अदर रीजन। इसका अलग अदर कारण है, ये कारण नहीं है, ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं है। अच्छा तुम बताओ क्या करो? नहीं, सरफेस एरिया मान लो बराबर कर दिया तो, मान लो कि इतना बड़ा है ना, ठीक है, हम इतना बड़ा सिलबट्टा है ना पत्थर, ये टेबल फेंक दे नीचे, तो पहले फेदर गिरेगा या टेबल? क्यों? उसका तो सरफेस एरिया ज्यादा है ना। मास इज नॉट मैटर। हाँ बिल्कुल, ये दूसरा रीजन है। देखिए दिस वॉज लेटर ऑन फाउंड टू बी रॉन्ग बाय गैलीलियो। गैलीलियो चचा जो थे ना, गिलगिली चचा जो थे, इन्होंने इसको रॉन्ग माना, कहा कि नहीं 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 नहीं, ये ग्रेविटी के कारण नहीं है। कैसे प्रूव किया? गैलीलियो ड्रॉप 2 स्टोन ऑफ डिफरेंट मासेस, 2 पत्थर फेंके और अलग अलग वेट और मास का। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पिसा की जो मीनार है ना इटली में, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको, वहां से फेंका और देखिए क्या हुआ। एंड फाउंड दैट दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। पत्थर जब 2 फेंके गए तो दोनों अलग अलग साइज के थे, लेकिन वो नीचे जमीन पर एक ही समय पर आए। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों है। तो अब गैलीलियो ने जो कंक्लूजन निकाला, गिलगिली चचा ने, कि फ्रॉम दिस गैलीलियो कंक्लूड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज धरती पर ऊपर से नीचे गिरेगी तो तेजी से नीचे आएगी और कौन धीरे धीरे नीचे आएगी, ये उसके वेट या मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल द हैवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज द लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट द सेम रेट। जैसे जैसे नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। It was suggested by Galileo that the slow speed of feather while falling is due to the fact that the surface area is very large as compared to its mass. ठीक है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा था उसके मास से, so the feather experience much more resistance from air. तुम्हारा सरफेस एरिया वाला मामला सही था, लेकिन एयर रेसिस्टेंस की भी बात थी, हवा को ज्यादा रोक रहा था, लेकिन पत्थर में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, एयर एंड इट्स स्पीड इज स्लो डाउन। हम लोग पैरासूट से कूदते हैं तो क्या होता है, एक आदमी को फेंक दो और बाद में बताओ भाई रे बेयर गिल्स पैरासूट ना दिया तेरे हैं? एक बार हुआ भी था उनके साथ ऐसा। क्या हुआ था, जब वो लैंड कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनके जो पैरासूट दिया गया था ना, अच्छी तरह खुल नहीं पाया था, तो पानी में कहाँ गिरा, उसकी जो ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है ना और जो पसली उसली है, 4 जगहों से टूट गई थी, मरा नहीं था वो। समझ जाइए, नहीं मरा, इसलिए तो कहते हैं बिस खोपड़ा है। अब तो बेरवा से पूछना पड़ेगा। देखिए आगे देखते हैं। इफ देयर वर नो एयर, अगर हम एयर ही गायब कर दें, भैया एयर नहीं है, ठीक है, फेदर और वो सिक्का, या मान लीजिए लोहे का हथौड़ा, ये मेरा स्टेपलर या मेरा मुक्का, सब एक ही समय गिरेंगे अगर एयर ही नहीं, क्योंकि हवा रोकेगी नहीं। हमने मुक्का काट के थोड़ी देंगे, ठीक है ना, समझ गए बात को, इस चीज को आप लोग। मतलब एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज कितनी भी हल्की हो और कितनी भी भारी हो, वो अपने वेट के चलते नीचे नहीं आती अलग अलग टाइम पे, वो एयर के रेजिस्टेंस और सरफेस एरिया के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? तो किसी को समझाइएगा, चाहे आपको दुनिया वाले पागल कहे, मम्मी पापा पागल कहे, लेकिन उनको बताइए ऐसा क्यों होता है।
मैं घर पे जाता हूँ ना तो कुछ भी ऐसा साइंस का चीज होता है तो मेरे दिमाग में तो हमेशा ये सब चीज घूमते रहती है एनी टाइम। तो मैं कभी कल कुछ कॉन्सेप्ट बताता, अच्छा पता है ऐसा क्यों, तो वो इंटरेस्ट भी लेती है, सुन लेती है, लेकिन मूड देख के बोलना होता है। अगर ए भी आ रहे हो ना तो आपका साइंस क्या तेल लेने, साइंस को रखिए दूर और यहाँ लगाइए दिमाग जी की चीज दिखाइए। अमिताभ बच्चन देखिएगा, इफ अदर वर्ड्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द सेम फॉर ऑल द बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। तो आगे जाकर के गैलीलियो चचा ने क्लियर कर दिया कि कोई भी चीज जो फ्री फॉल होकर नीचे आती है वो चाहे किसी भी मास की हो, किसी भी वेट की हो, बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन के साथ आएगी। ठीक है, अब वो बात अलग है कि वो कौन सी चीज कब आई बाद में, उसके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया कि when in the absence of air even a feather and a coin fell at the same rate। इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। बॉयल ने, चचा ने कहा था उबलते हुए पानी में बैठ के कि अगर आप एयर को बिल्कुल ही गायब कर दो, when there will be no any air, तो कोई भी मास की ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम पे फॉलो। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं वो तो मेरा तकिया कलाम था, अब ये मत पूछिए तकिया कलाम क्या होता, मुझे ही नहीं पता, मैंने सुन रहा है। हाँ मुझे पता है लेकिन एक्सप्लेन वो नहीं करूंगा मैं। आप है ना, अगर कुली से बात करें ना कि देखिए 4 थैला है भैया, आप उठा करके यहाँ से वहां पहुंचा दीजिए। अगर एक थर्मस भी दे दिए ना फिर देखिएगा उसकी, ये थर्मस का बात होता है क्या है, ड्रम भी लगा दो मेरे सर पे, जितना पैसा उतना ही काम। देखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, when an object is dropped from some height its velocity increases at a constant rate। in other words, when an object is dropped from some height, किसी भी चीज को, इसको छोड़ के आप सेम हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं, दो चीजों मैंने करेंगे नहीं, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the, उसमें क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है आपको बोलिए। तो बेटा एक काम करो, तुम कुर्सी पे खड़ी हो जाओ और भाई हो जाएगा और दोनों कूद जाओ, पता चल जाएगा, और ना तो छत पे चढ़ जाओ। ना बेटे इसको भी कुछ हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ, देखिएगा यहां पर जो ग्रेविटी है उसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। मतलब कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का जो रेट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप तो ये समझ पा रहे हैं, छोटे बच्चे ना समझ पाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण ही दोनों चीजें सेम टाइम पे थंब से गिरेगी। ठीक है ना, और वही बात फिर से कही जा रही है कि इसमें क्या कहते हैं, उसके मास का कोई भी मतलब नहीं, चाहे वो किसी भी वेट का हो, सेम स्पीड के साथ धरती पे धम से आके गिरे। मतलब पृथ्वी पर जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे आपको, आपकी मानेगा कौन। बुक दीजिएगा जब जब यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। सब लोग पता है अपनी भाषा में ब्लर किसको कहते हैं, बेवकूफ। देखिएगा एवरी सेकेंड, हर सेकेंड जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी गिरते हुए चीज का, तो ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर है,
आपको ये बॉल गिरता हुआ दिख रहा होगा। जैसे जैसे आगे वो बढ़ता जा रहा है उसका एक्सेलरेशन समय के साथ बढ़ता जाएगा, इसी को तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके बीच का मतलब कि एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। मतलब हर सेकेंड में देखिए यहाँ कम दूरी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा सबसे लास्ट में। तो जैसे जैसे अब छत से जब कोई आदमी किसी चीज को फेंकता है ना तो सबसे ऊपर तो थोड़ा स्लो होगा, और इसमें तो इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आता जाएगा, वीडियो बना के हाँ स्लो मोशन दिखाया जा सकता है। अब चीज है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब तो मुंह से तो समझाना बहुत आसान है, लेकिन प्रूव करने के लिए तो कैलकुलेशन लगेगी। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण किसी भी चीज में ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज में जो एक्सेलरेशन होता है उसको कैलकुलेट कर। तो if we drop a body of a mass m from the distance r from the center of the earth of mass m1, then the force exerted by the earth on the body is given by universal of gravitation F is equal to g into m1 big M capital M into small m upon r square। इसका डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला का, ठीक है ना। बीच में वो टकलू बोल गया ना। सब चीज आपको सिखा देंगे और विश्वास करेगा, ग्रेविटेशन है ना, मोशन मत समझने की गलती करिएगा, आपका खून पी जाएगा ये। मोशन आप लोगों को तो अब मोशन मोशन जैसा ही लग रहा हुआ है, मोशन। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटे, ग्रेविटेशन है 1000 गुना और 100 गुना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को थोड़ा जब कराएंगे ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं डराने की बात नहीं, आपको अवेयर मैं भी कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशन को अच्छी तरह समझिएगा। हाँ तो आप अपने क्लास टीचर कहे कि थोड़ा हद में रहो सर। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए जो टीचर है ना बच्चों को अपनी बात को कहने के लिए है ना दबा दे तो वो टीचर टीचर है। हम आपको अपनी पूरी बात कहने के लिए मौका देंगे, लेकिन पढ़ाते समय नहीं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही चीज मैंने पहले पढ़ाया है कि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या क्या वेरिएशन आएगा, मैंने आपको बताई है। जैसे जैसे कोई भी चीज अर्थ के नजदीक आते जाएगी वो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा हर से, माने कि इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। अर्थ के जैसे जैसे वो चीज नजदीक आते जाएगी उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, वही चीज कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is not constant at all the places on the surface of the earth। अर्थ के सरफेस पे हर जगह ये जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता, कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम होता है। ये क्या बात है भाई। रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मैक्सिमम। अब मैं आपको बताऊं, फिर से मैं आपको दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर अर्थ बिल्कुल सर्कल होता, स्फीयर होता, गोला होता, जो कि है नहीं। अर्थ के शेप को क्या कहते हैं, नहीं और अच्छे से बोलिए, यूक्लिड, इक्लिप्स, जियोड, ये तो 5वीं क्लास में 4थी क्लास में पढ़ा हुआ, जियोड जियोड नहीं, सबने पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया। अर्थ के इस शेप को जियोड कहा जाता है क्योंकि इसका ऊपरी और निचला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है, वो फ्लैट है अप्रोक्सीमेटली।
अरे पढ़ने आए हैं या डिस्को करने आए हैं, बाहर खड़ा होकर ये भाषण झाड़े जा रहा है। ठीक है, तो जो अर्थ एक बिल्कुल सर्कल में नहीं है, स्फीयर में नहीं है, इसलिए इसका जो अपर मतलब कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, बैठ सकते हो, बैठो, आ जाओ, आकर के शांति से बैठिए 5 मिनट। तो इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो क्या है, फ्लैट है। तो ड्यू टू द फ्लैट सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ आवर अर्थ, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के फ्लैट होने के कारण क्या होता है कि ये अर्थ में हर जगह ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसमें डिफर होता है, मतलब कि डिफरेंट होता है। और किस तरह है देखिए, अर्थ में कहां पर ये एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब कि अगर ये चीज मैं यहां पर उठा के गिराऊं, और आपको पता है हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और यही चीज अगर इक्वेटर पे गिराई जाए और यही चीज अगर पोल पे गिराई जाए, तो ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या क्या अंतर है, समझने की कोशिश करें। The value of acceleration due to gravity g is not constant at all the surface or places of the surface of the earth, पता है आपको। अब देखो, this is due to the fact that the earth is not a perfect sphere, so the value of its radius is not the same of all the places। अगर एक स्फीयर को आप गोले को लें और उसके चारों तरफ एक धागा बांध दें, समझ रहे हैं, तो धागा क्या होगा चारों तरफ का, उसका रेडियस। ओके, जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो रेडियस छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स, मतलब कि अपर एंड लोअर साइड ऑफ द अर्थ, all the places on its surface are not at the same distance from its center। अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ का सेंटर मतलब कि अगर आप पिन डाल करके एक बिल्कुल ऐसा रॉड डालो कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच हो जाए, तो उसके सेंटर से हर प्लेस बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। Same distance from the center, and so the value of g varies from with latitude, since the radius of the earth at the poles is minimum। मतलब कि अगर पोल पर अगर आप वो धागा बांधते हो तो वो छोटी होगी, छल्ला छोटा बनेगा, और जो उसका इक्वेटर होता है विषुवत रेखा, वहां पर वो सबसे बड़ा छल्ला बनेगा। ये चीज तो क्लियर है। इस कारण ही या ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल। तो सबसे अधिक ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे अधिक पोल पे होगा, ठीक है। अगेन द रेडियस इन अर्थ ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होगा रेडियस, मतलब वो छल्ला सबसे बड़ा बनेगा। सो द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर बिकॉज रेडियस अकर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ जी। अब दिखेगा, सो जी रेफर्स टू acceleration caused by the gravitational pull is equal to g into m upon r square। इस फॉर्मूले के आधार पे हम बता सकते हैं कि अर्थ पर कहां पर कितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए, जैसे जैसे डोंट टॉक, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे या तो डोरेमोन की तरह या सिंचन किसी तरह जूम करके बजरंगबली की तरह उड़ जाया करते, पर आप लोग तो हेलीकॉप्टर से जाइएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, as we go up from the surface of the earth, the distance from the center of the earth, the distance from the surface center of the earth increases, and hence the value of g decreases because r increases in the case। रेडियस बढ़ जाएगा। अर्थ में जहां पर भी आप खड़े हो, अगर उसका रेडियस मापा जाए, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही क्या कहते हैं, कम ग्रेविटी लगेगी, और जितना कम रेडियस होगा उतना ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगा। जस्ट अपोजिट।
आपको मैं बताऊं, नहीं पता हो तो पूरे अर्थ पर जितने भी हाँ बस 1 मिनट में करते हैं, 1 मिनट है आ जाओ। अर्थ में जितने भी ऐसी जगहें हैं जो सैटेलाइट लॉन्च के स्टेशन हैं, वो अधिकतर इक्वेटर के नजदीक बनाया जाता है। हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च का जो सेंटर है हरिकोटा, वो बेंगलुरु के पास है, सॉरी क्या मैंने सतीश धवन यहाँ है आंध्र प्रदेश के पास, वो साउथ इंडिया में। इसलिए क्योंकि जब हम सैटेलाइट को रॉकेट से लॉन्च करते हैं तो रॉकेट पे ग्रेविटी अर्थ की कम है, ठीक है। मैक्सिमम कंट्री ट्राई करती है जो इक्वेटर के आसपास है वो अपना जो स्पेस स्टेशन है वो यही बनाती है। अगर आपके मैप याद होगा, जो कि मुझे पता है याद नहीं है आप लोगों को, यूएसए में फ्लोरिडा का है, मुझे नहीं पता आप लोगों को किसी को याद होगा। तो फ्लोरिडा सबसे साउथर्न पार्ट है यूएसए का, वहीं पर नासा का जो कैप कैनेडी स्पेस स्टेशन है वो वहीं पर है, और वहीं से वो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो यूरोप है, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा ऊपर पड़ता है, इक्वेटर से बहुत ऊपर पड़ता है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च करती है वो साउथ अमेरिका का फ्रेंच गुयाना नाम का एक छोटा सा देश है ब्राजील के ऊपर, जो अभी भी फ्रांस के अंडर में आता है, तो वहीं से सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, ठीक है। उन्होंने अपना वहीं पर स्टेशन बना रखा है, समझ रहे? ये चीज आपको इसमें नहीं पढ़नी, ये बिना फीस का मैंने समझा, तो थैंक यू। मत कहिए, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, छुट्टी